हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए लिखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पार्ट्स में है। ठीक है, एक पार्ट है उसका मतलब जो पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और इलेक्ट्रो मतलब मूविंग चार्जेस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ लिया है जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फ्लक्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल क्या होता है, इस पे टॉर्क क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ये सब भी देख लिया। अब हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे हम मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे मूविंग चार्जेस का मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारे से एक्सपेरिमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी मैग्नेटिज्म की। ठीक है, फिजिक्स में ओयरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही सिंपल। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट मतलब उसके पहले भी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिज्म फील नहीं किया था, फील किया था, लेकिन ओयरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में उसको इस्टेब्लिश कर दिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बहुत ही एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने एक सपोज एक ये वायर लिया। ठीक है, और इसमें एक वायर में करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे उन्होंने एक चार्ज रख दिया Q, है ना, मतलब कोई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया इस वायर के पास जिसमें चार्ज है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस वायर का इस करंट पे, इस वायर का इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, F इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक सेम वायर लिया, सेम करंट लिया, और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ चार्ज को रेस्ट पर रखा था, है ना, रेस्ट पर था ये चार्ज। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चार्ज लिया जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, है ना, मूविंग। और तब उन्होंने नोटिस किया कि इस चार्ज पे कुछ फोर्स लग रहा है, क्योंकि मोशन तो सपोज इस सीधी डायरेक्शन में है। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो ये चार्ज है वो कहीं और, किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, सपोज ऐसे या ऐसे, ऐसा ही किसी किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव हो गया, इसका मतलब है कि उस पर फोर्स लगा है। ठीक है, तो अब यहाँ से वो सोचने लगे, ठीक है, इस पे फोर्स लगा था क्योंकि फोर्स नॉट इक्वल टू 0 था इस पे। तो यहाँ से उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि ये फोर्स कैसा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकता, ग्रेविटेशनल अगर होता तो इस केस में भी लगता, है ना, ग्रेविटेशन अगर होता तो यहाँ पे भी लगता, यहाँ पे तो नहीं लगा ग्रेविटेशन इस वाले फर्स्ट केस में, तो ग्रेविटेशनल तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यह इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट मतलब क्या, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है चार्जेस ने इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सोचा तो ये भी नहीं मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो अगर वो यहाँ लग रहा है, मतलब अगर वो यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे भी लगना चाहिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, ऐसे ही अपनी क्यूरियोसिटी के लिए एक सेम वायर लिया, सेम करंट का आई, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर रख दिया, सॉरी कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास रख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास का आप जानते हैं वो नॉर्थ की तरफ मतलब डायरेक्ट करती है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उस तरफ वो डायरेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये कंपास रख दिया उन्होंने। ठीक है, तो कंपास में भी डिफ्लेक्शन आने लगा। ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? ठीक है, तो इससे प्रूव हुआ कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था और यहीं से मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है।
ठीक है, लॉरेंज फोर्स, ये लॉरेंज फोर्स ठीक है, लॉरेंज फोर्स। तो अगर किसी जगह पे कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही हैं तो हम मतलब उन दोनों कंबाइंड फोर्सेस को, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को हम मिला के कहते हैं कि लॉरेंज फोर्स है उस पर। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लग रहा है, तब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, तब भी हम उसको लॉरेंज कह सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम कहेंगे कि लॉरेंज फोर्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर कई सारी पॉइंट्स पता लगाए गए, उनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी पार्टिकल का, वो उसके चार्ज पे, उसकी वेलोसिटी पे और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी के लिए आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इट इज़ अ रीजन जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर सकते हैं, तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स फील डिटेक्टेबल होता है, फील हो सकता है। ठीक है, और चार्ज के नेचर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स के अपोजिट होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर ये सेकंड पॉइंट, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। मतलब चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से उसको निकालेंगे। जैसे सपोज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है उसकी और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हमें पता लगाना है कि कोई चार्ज मूव किधर करेगा। तो इसके लिए तरीका ये है कि वेलोसिटी की तरफ फिंगर्स रखो और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ दो, है ना। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वेलोसिटी की तरफ फिंगर्स रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ दो, तो थंब जिधर आएगा, राइट हैंड थंब जिधर आएगा नीचे की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है उस पार्टिकल पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के भी। ठीक है, तो अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे, ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स का ये एक्सप्रेशन है आपके पास, ये है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई और ये मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी, है ना। तो वही एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। तो अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, क्यू और वी क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा, है ना। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल का साइन थीटा। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट। इफ वेलोसिटी, ये इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, द फोर्स फील्ड वैनिश, है ना, फोर्स 0 हो जाएगा उस पर। ठीक, ठीक है,
अगर कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। एफ एम क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप रखेंगे तो अगर कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है, बी वेक्टर। और इसकी यूनिट वैसे डायमेंशनली वैसे इसकी यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर कूलॉम मीटर, ठीक है। लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लेते हैं टेस्ला, ठीक है। और टेस्ला 1 टेस्ला बहुत लार्ज मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसलिए हम स्मॉलर यूनिट्स लेते हैं, जैसे कि मिली टेस्ला, नैनो टेस्ला, माइक्रो टेस्ला, इस टाइप से, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। तो हमें एक कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम वही क्यू वी बी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए क्यू, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्यू वी बी मतलब ये टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू टोटल चार्ज, तो ये आ जाएगा मतलब टोटल चार्ज, ये हो जाएगा वी क्रॉस बी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, है ना। मतलब सिंपल है, अगर ये अगर ये इस टाइप से कोई कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, जस्ट ऐसा, ठीक है। ये सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहले ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका कंडक्टर है लेंथ एल का, और ये मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, और इस कंडक्टर में करंट है आई, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसी की एक्सप्रेशन है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, या आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी भी फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन, एल की तरफ फिंगर्स रखने, बी की तरफ मोड़ देनी है, जिस तरफ थंब आएगा उस तरफ मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट वायर है, इसका मास दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ है इसकी 1.5 मीटर, उसमें करंट दिया है 2 एम्पियर। कोई मैग्नेटिक फील्ड में वो सस्पेंडेड है, मतलब वो उसको ऐसे छोड़ा हुआ है तो वो नीचे ग्रेविटी की वजह से गिर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस पर, तो वो टंगा हुआ है। तो अगर ये एयर में रेस्ट कर रहा है तो जो ग्रेविटी का फोर्स है वो और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सस्पेंडेड है तो हम दोनों फोर्सेज इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ग्रेविटी का फोर्स हम निकाल लेंगे एम इंटू जी करके, मैग्नेटिक फोर्स हम निकाल लेंगे आई एल बी करके। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ग्रेविटी फोर्स कितना है एम जी, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा आई एल बी, है ना। साइन थीटा नहीं है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एल और बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये लेंथ इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये क्रॉस का मतलब है पेज के अंदर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, हमें बी की वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो एम रख दो, कितना 200 ग्राम है यानी कि 0.2 kg, जी रख दें 9.8, और करंट है 2 एम्पियर, लेंथ है 1.5 मीटर, है ना, और बी मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बी मिल जाएगा। तो देखिए इसमें हो गया है ये 0.65 टेस्ला, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 200 ग्राम की एक वायर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, उसको बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ 0.65 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब 1 टेस्ला कितनी बड़ी यूनिट है, ठीक है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है लगभग 4 × 10⁵ टेस्ला के ऑर्डर की,
ठीक है, और फिर भी ये फील होती है, ठीक है, ये बहुत कम मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, देखो अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ठीक है, कब तक चेंज होती रहेगी, जब या तो वो फोर्स वाले रीजन से बाहर निकल जाए, या दूसरी चीज़ ये कि उस जो फोर्स की डायरेक्शन में ही उसका मोशन हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है ये। ठीक है, ये देखेंगे कैसे होता है। ये मोशन हेलिकल मोशन कहा जाता है। ठीक है, ये भी देखेंगे ये कैसे होता है। तो सपोज आपके पास कोई रीजन है, यहाँ पे एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, इसका ये मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है ना, उस डायरेक्शन में। और अगर इस डायरेक्शन में दिखाना होता तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे, है ना, डॉट्स बना के ये। ठीक है, और ये डॉट्स अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो इससे ये शो होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है हर जगह। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई रीजन है ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें कोई पार्टिकल एंटर हुआ किसी वेलोसिटी से। ठीक है, और उसका चार्ज है क्यू, है ना। चार्ज होगा तभी उसको फोर्स लगेगा, ये चार्ज नहीं होगा तो कोई फोर्स लगेगा नहीं उस पर। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक पार्टिकल एंटर हुआ वेलोसिटी v से। तो अब हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है, ये इस टाइप से। तो यहाँ पे एक पार्टिकल एंटर हुआ सपोज किसी ये मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये इसका चार्ज है क्यू, और ये किसी एंगल पे ऐसे एंटर हुआ वेलोसिटी v। ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो जो थीटा है वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं था, मतलब जिस एंगल पे ये एंटर हुआ। तो यानी कुल मिला के वही बात, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं लिया है हमने। तो होगा क्या, इस वेलोसिटी का सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल कुछ ऐसा एंटर हुआ है, नॉट 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है। तो एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, एक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, और वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v cos थीटा, ये पैरेलल टू b, और एक होगा v sin थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, अब मैंने बताया था मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स नहीं लगेगा। तो ये v cos थीटा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, पैरेलल है उसके। तो इसके कारण, है ना, इसके कारण इसके जो इसके जो एफर्ट का है वो फोर्स नहीं रहेगा, तो पूरा फोर्स इस v sin थीटा पे लगेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसको ठीक है, तो अब फोर्स निकालते हैं कितना होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, सिंपल क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और ये जो v cos थीटा है, जब इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो ये क्या करेगा, ये वेलोसिटी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो दो कंपोनेंट एक साथ काम करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काम करेगी उसको सर्कुलर मोशन में रखने का, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से दूसरी डायरेक्शन में है वो उसकी स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसको कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब इस डायग्राम में, तो अगर मतलब जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर एंटर नहीं किया है ना, तब क्या होगा,
तब पार्टिकल ये एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो फोर्स लगेगा वो उसको सर्कुलर मोशन में रखेगा, ठीक है। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ना, आप ये नोटिस कर सकते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो पार्टिकल था वो परपेंडिकुलर ही एंटर हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है, ठीक है। और अगर उसकी वेलोसिटी का कोई और कंपोनेंट नहीं है तो वो सिर्फ सर्कल में मूव करेगा। अगर कोई और भी कंपोनेंट है तो वो हेलिकल में मूव करेगा, हेलिकल मोशन, ठीक है। इस टाइप के मोशन को हेलिकल मोशन कहते हैं। इस टाइप से मूव करेगा, ठीक है, इस टाइप से। और जैसे स्प्रिंग होती है ना वैसे मूव करेगा वो। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, द पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कल, विल डिस्क्राइब अ सर्कल इफ वी एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर सर्कल मूव करेगा तो उसको सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r, और क्यू वी भी मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो सर्कल का रेडियस है वो हमें मिल जाएगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम जानते हैं वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो यहाँ से हमें एंगुलर वेलोसिटी का भी फॉर्मूला मिल जाएगा qv/m, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा 2π/ω ना, ओमेगा को यहाँ रख देंगे, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ये रख देंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, अगर ओमेगा रखोगे qv/m तो आपको मिल जाएगा 2πm/qb, ठीक है। ये जो सर्कुलर मोशन है उसका टाइम पीरियड है वहाँ। अब अगर मोशन हेलिकल है तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सर्कुलर मोशन करवाएगा और जो हेलिकल जो पैरेलल कंपोनेंट है वो उसको आगे लेके जाएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट आगे बढ़ाएगा, एक कंपोनेंट सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, हेलिकल मोशन। अब हेलिकल मोशन है तो ये जो दो सर्कल्स, ये जो दो सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं पिच, है ना। तो बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी इसमें ना। जैसे इसका रेडियस हमें निकालना है, इस हेलिकल मोशन का रेडियस हमें निकालना है, तो हम लिख देंगे mv परपेंडिकुलर, सॉरी इसको mv परपेंडिकुलर बाई qb, है ना। या हमें जैसे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड हम लिख देंगे 2πm/qb, है ना। और जो पिच निकालनी है पिच का फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम लिख सकते हैं 2πmv पैरेलल बाई qb, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, जो टाइम पीरियड था वो सर्कुलर मोशन में भी 2πm/qb है ना। यहाँ पे देखिए, ये इसमें भी 2πm/qb है और इसमें भी 2πm/qb है हेलिकल मोशन के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टाइम पीरियड दोनों मोशंस में सेम आएगा। जो इसका रेडियस होगा mv परपेंडिकुलर बाई qb उसको कहते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स, है ना। ये एक साइकिल जो होती है उसको हेलिक्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ हेलिक्स। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा, mv परपेंडिकुलर बाई qb, ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, ये वाला क्वेश्चन। ऑफ ये इलेक्ट्रॉन दिया है, उसका मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, इसकी स्पीड दी है, मैग्नेटिक फील्ड दी है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, परपेंडिकुलर एंटर हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। फ्रीक्वेंसी जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया ओमेगा होता है 2πm/qb, है ना, ओमेगा। तो ओमेगा ये हाँ, तो जैसे मैंने टाइम ओमेगा बताया, ओमेगा कितना होता है qb/m। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कितनी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ω/2π। ये हो जाएगा qb/2πm, है ना। चार्ज दिया है, फील्ड दिया है, मास दिया है, 2π हम जानते हैं,
ये सब हम रखेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है, ये मिल गई 2 मेगाहर्ट्ज। और एनर्जी पूछिए तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना, तो हम वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं या एनर्जी हम hc से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, h न्यू सॉरी, है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। वैसे हाफ mv² से निकालेंगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में मोशन, ठीक है, तो कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के मोशन का एक एप्लीकेशन है वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो वेलोसिटी फिल्टर की तरह काम करता है। मतलब हमें जिस वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए वो हमें फिल्टर करके छांट के दे देगा, बाकी सारे पार्टिकल्स को वो रिजेक्ट कर देता है, बाकी सारे पार्टिकल्स डेविएट होकर किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, दो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक है, क्रॉस्ड में मतलब परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस टाइप से। तो हम उस पर अगर वहाँ कोई पार्टिकल है तो हम उस पर टोटल फोर्स निकाल लेंगे Fe प्लस Fb, ठीक है, Fe प्लस Fb। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी QE, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस टाइप से है, वाई एक्सेस में है ना, ये बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा QE और J कैप ना, J कैप मतलब वाई एक्सेस की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स सपोज ये Z की तरफ है ना, ये B लिखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा टोटल माइनस QB J कैप, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा QE माइनस VB, है ना, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स है QE, मैग्नेटिक फोर्स है माइनस QVB, है ना, तो टोटल इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब हम ये E और B इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी सेट करेंगे कि जो ये जो टोटल फोर्स है ये ज़ीरो हो जाए। तो अगर इसको ज़ीरो करना है तो क्या होना चाहिए, है ना, अगर हम चाहते हैं कि ये ज़ीरो हो जाए, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो हमें ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ज़ीरो होगा, है ना। तो यहाँ से हमें V की वैल्यू मिल जाएगी E/B। तो हम पार्टिकल्स को, हमें जो पार्टिकल्स चाहिए, जितनी वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए उनके हिसाब से हम E और B ऐसे सेट करेंगे कि E/B V के बराबर हो। जब E/B V के बराबर होगा तो उन पे फोर्स नहीं लगेगा और वो सीधे पास हो जाएंगे, और उसके अलावा जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इससे ज़्यादा या कम है उन पे कोई फोर्स लगेगा अलग अलग डायरेक्शंस में और वो डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम वेलोसिटी सेलेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वेलोसिटी सिलेक्टर में होगा क्या, जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी E/B के बराबर है, E/B हम ही लगाएंगे तो हम डिसाइड कर लेंगे कितनी वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए। तो जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी E/B के बराबर है वो हमें सेलेक्ट करके आगे दे देगा, बाकी सारे पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक दूसरा इसका एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन ना, ये साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का काम भी यही है कि वो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है ना, चार्ज्ड पार्टिकल्स को, आयंस को, ठीक है। सारे पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं होते, इससे ध्यान रखिएगा, मतलब अनचार्ज्ड पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं होते, चार्ज्ड पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। तो इसमें भी दो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी क्रॉस्ड में, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि एज द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर दे आर कॉल्ड क्रॉस्ड फील्ड्स, है ना, क्रॉस्ड फील्ड्स कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम पार्टिकल्स को, ये इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकल को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये इस पॉइंट पर, ये जहाँ सेंटर पे एकदम P लिखा हुआ है ना, तो पार्टिकल क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस रीजन में, ठीक है। और ये जो बने हैं डी शेप के, है ना, ये सीधा डी, ये उल्टा डी, तो इनको हम कहते हैं डीज, मतलब वही डी शेप के हैं इसीलिए।
तो क्या होगा, इन डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है और इस डीज के बाहर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इस रीजन में। तो हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये इस डी के अंदर आ जाएगा। डी के अंदर आ जाएगा तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा। अब जैसे ही आधा सर्कल कंप्लीट करेगा ये बाहर आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से बाहर जाएगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इधर मूव करने लगेगा, है ना। फिर क्या होगा, अब देखो इस यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो सपोज पॉजिटिव है और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या किया जाता है कि ये पार्टिकल इधर भेजना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जब ये पार्टिकल यहाँ था तब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएंगे और जैसे ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर देंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। कैसे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ना, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी देर में एक किसी गिवन टाइम में कितने रिवॉल्यूशंस हो गए, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, तो जितनी देर में पार्टिकल डी से बाहर निकलने वाला होगा उतनी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो इसमें जैसे ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से घूम के ऐसे यहाँ पहुँचेगा, है ना। इसको मिटा देते हैं। तो देखो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी तो ये पार्टिकल यहाँ घुस जाएगा। ठीक है, फिर जब ये पार्टिकल ऐसे यहाँ पहुँचेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाती है। तो ये पार्टिकल जैसे यहाँ पहुँचेगा तो इस तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा ना। तो ये जब ये बीच में आएगा यहाँ इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब जब ये एक्सेलरेट होकर यहाँ पहुँचा तो मैग्नेटिक फील्ड मिली तो ये अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा। फिर जैसे यहाँ पहुँचा इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, तो फिर ये एक्सेलरेट होकर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता जाएगा, अंदर आता जाएगा और जब इसकी एनर्जी काफ़ी हो जाएगी, अप्रोप्रिएट हो जाएगी जितनी हमें चाहिए, तब ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी पूरी वर्किंग है। ठीक है, बुक में साफ साफ लिखा है, आप रेफर कर सकते हैं। तो अब हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, अब हम इसका क्वांटिटेटिव देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो भाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, QB/2πm, है ना। इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम टाइम में रिवर्स हो। जब फ्रीक्वेंसी मतलब जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है और जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है उसकी बराबर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में ये बाहर आ जाएगा।